गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द पैनल। आज के आप सबका स्वागत है आज के पैनल डिस्कशन में, जिसका टॉपिक है अनफोल्डिंग द लीडरशिप स्किल्स ऑफ योर चाइल्ड एट होम, यानी कि अपने बच्चे की नेतृत्व की क्षमता को संवारे घर में कैसे। लेट मी टेल यू अबाउट आपको एक अपनी पर्सनल इंसिडेंट सुनाती हूँ। मेरा बेटा 5-6 साल का था जब मैं उसको एक शिक्षा दे रही थी कि वह अपने टॉय को धो के संभाल के रखे, और थोड़ी देर बाद वो भागता हुआ मेरे पास आया और एक्साइटेडली उसने कहा, मम्मा मैंने अपना टॉय धो दिया है। और उसने मुझे अपना नया पियानो दिखाया जिसे उसने धो दिया था। मुझे नहीं पता लग रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि जब मैं उस एक्सपेंसिव पियानो को देख रही थी तब मुझे गुस्सा आ रहा था, और वो मुझे देख के समझ गया कि कुछ गड़बड़ उसने की है और उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। तब मैंने अपने आप से कहा, पेशेंस मोना, पेशेंस, और मैंने उसे गले लगा लिया और उसे समझाया कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को नहीं धोते हैं। पेशेंस, एम्पैथी, टीम वर्क, ये सारी स्किल्स हमें ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल को अटेन करने के लिए जरूरत होती है, और यही स्किल्स हमें घर में अपने बच्चों, अपनी फैमिली से डील करने के लिए जरूरत होती है। आज हम एक्सपर्ट से ये समझेंगे कि हम ये स्किल्स घर में अपने आप कैसे सीख सकते हैं और अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। आइए आपको आज के एक्सपर्ट से मिलवाती हूँ। डॉक्टर वी.के. कटपलिया फाउंडर है बूस्ट इंडिया फाउंडेशन के, विच इज इनटू मेंटल हेल्थ इश्यूज। वो एक क्राइम साइकोलॉजिस्ट हैं और रिटायर हुए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस से। इंदु पुंज है फाउंडर स्टोरीज मैटर की, और एक टीचर, ट्रेनर और काउंसलर हैं। She is the director teacher training with Katha and has worked with many renowned schools like DPS. Rajni is an educationalist, a pedagogist, an advisor, STEAM curriculum, a keynote speaker, a human thoughts redesign coach at Your Soul So. She is a member of Leaders Excellence Club, Harvard Square, and takes active participation in humanitarian activities. Now let me introduce myself. I'm Mona Mehra. I am a work home integrator, an activist, or an entrepreneur. Basically, I work with people so that they can have a happy, engaged, and satisfying work environment by integrating their work home, by creating a work home balance. चलिए आज हम इनसे बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं और सीखते हैं बहुत कुछ स्किल्स बिल्डिंग के बारे में। कटपलिया सर, डॉक्टर कटपलिया, प्लीज, आपको क्या लगता है सर कि पेरेंट्स लीडर्स होते हैं चाइल्ड के? कटपलिया सर। हाँ जी सर। सर, पेरेंट्स टीचर होते हैं चाइल्ड के? आप प्लीज इस पे थोड़ा बताएं। Leadership. हाँ जी। Unfolding the leadership of your child in home setup. I think this is the topic of the day. यही आज का विषय है जिससे हमें बात करनी है। The very first question, my dear friend, is when we are talking about leadership, who is a leader? Hello? Hello? Am I audible? Yes sir, you're audible. मेरी आवाज आप तक आ रही है?
हाँ जी Yes, सर, sir. मुझे थोड़ी आवाज सुनने में दिक्कत है। हाँ, यस सर, आ रही है आपकी आवाज। वैसे कुछ आ रही है। या ठीक। तो लीडर से मतलब हमारा ये है द पर्सन whom for people follows, जिसको लोग फॉलो करते हैं वो लीडर होता है। चाहे वो एक पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जहाँ पे मैनेजर की कैपेसिटी पे है, एक पॉलिटिकल लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है ना, लोग उसको फॉलो करते हैं, है ना। ऐसे ही घर का भी एक लीडर होता है ना। हम लोग अक्सर घर पे लीडरशिप की बात करते हैं तो हम शायद घर के उन इम्पोर्टेंट लोगों को लीडर मानते नहीं जो हमें मानना चाहिए, है ना। तो घर का लीडर कौन है? पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को हमारे बच्चे इंटेंशनली और अदरवाइज, है ना, दे आर सपोज टू फॉलो द पेरेंट्स, तो वो फॉलो करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है लर्निंग, अभी थोड़ी देर पहले इंदू से बात हो रही थी कि 80% हमारा जो सोशलाइजेशन है, हमारा जो हम वैल्यू इनकलकेशन हमारे अंदर होता है, वो सब पेरेंट्स के थ्रू होता है। जब बच्चा टॉडलर होता है, छोटा होता है ना, छोटे एज में ही वो सबसे पहले अपनी माँ को ऑब्जर्व करता है, माँ से सीखता है थ्रू इमिटेशन एंड मॉडलिंग। माँ कैसे हंसती है, माँ कैसे बैठती है, माँ कैसे बात करती है। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसका इंटरेक्शन धीरे धीरे अपने पापा से भी हो जाता है। तो पेरेंट्स जो हैं सबसे बड़ा रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए, और वो डेफिनेटली लीडर्स होते हैं। अब सवाल ये है कि जो लीडर हैं, है ना, जो लीडर हैं उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जो क्वालिटीज लीडर की एज ए पेरेंट्स हैं, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी चिल्ड्रन विल लर्न द सेम थिंग थ्रू इमिटेशन एंड मॉडलिंग। अगर फादर इज ए क्रूअल, there is a high probability child will learn cruelty, है ना। यही पालने पोसने की जो बात अभी चल रही थी कि आप हाउ डू यू, है ना, कैसे आप अपने बच्चे को उसका सोशलाइजेशन होता है, कैसे वो करता है। तो मेन चीज ये है, हेलो, है ना, मेन बात ये है कि एक लीडर होना कैसा चाहिए। कुछ और सवाल अगर आपके हो बीच में पूछना, अगर मुझे स्टॉप करना हो तो करना, क्योंकि मेरे को थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है, हमें फैकल्टी तो आप बीच में जरूर बोल सकते हैं। और इस बारे में थोड़ा है ना। हेलो, थैंक्स मोना। हाँ, क्वालिटीज ऑफ पेरेंट लीडर क्या हो सकती है सर? रजनी बताइए। Thanks Mona for inviting, and it's been privilege with the education industry in capacity of being principal also and HOD also, and then working in the edtech sector. I have always been with the kids, of course at home, but within the school capacity also. तो मेरा मानना मोना यही है कि children are like sponge. Whatever you give them, they will soak. So first attention of a child is at home, whether it is parents, grandparents, or it is a closely knit, joint family. The kind of attributes and values you give them, because first 7 years, as per the cognitive load theory also says, is very critical time of a child for development. वो 7 साल इतना important होता है कि उसको आप जो दोगे वो सोक करेगा। बट मेरा एक important question ये सवाल है कि are parents leader or children are the consultant for the parents? Because there are many things which parents also learn from children. That is self-learned behavior in every child. So child may already, if since I come from a genetics background and I read your profile coming from forensic background, we are influenced both by our genes as well as the environment. Of course, हम कुछ carry करते हैं अपने genes में, वो तो influence रहेगा, but हमारे जो इर्द गिर्द है हमारे parents, whether it is grit, whether it is determination, whether it is resilience, whether it is empathy, patience, whatever we show to our child, they'll quickly take it because they are in the learning behavior environment actually. So parents do play an important role. Now, I mean, we are talking about this topic on a very general concept about the parents, but we have a mixed population.
So there are many parents who are very well educated. We have illiterate parents as well. We have parents who come from an underprivileged and privileged background. So Very it's a very important question that parents behave as a leader. So parent also need tuning training, as you know, what are the areas or what are the attributes which they should at the show at the initial inception to a child, because they will absorb like anything. So I mean, it is because they retain the value for longer period of life and effects in the later stage of the life. So yes, okay. parents are leaders at the initial inception, but I would suggest as we give the exposure to the environment, जितना ज़्यादा आप expose करोगे बच्चे को environment में बाहर, they learn more. Social media का अपना एक impact है, कहूँगी social media भी is also kind of leader. So leader changes time to time in your life, but early Absolutely. inceptions is very critical time. That's what I can share on this. थैंक यू रजनी। इनको कहते हैं कि माँ एक बच्चे की पहली टीचर होती है। एक माँ का क्या रोल होता है एक बच्चे की लाइफ में? Thank you, Mona, for the beautiful question, and thanks for the invite. Good evening to everyone. Yes, as we start our education and any other thing, we say it's the mother-child dyad, which is the most important. और कहते हैं ना कि माँ का हर बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट 9 महीने पहले होता है, फादर से भी ज्यादा. So right from inception, of course, the mother starts impacting the child, even her nourishment, her psychology, the way she has carried her pregnancy over 9 months, her own health. It starts impacting from the day one. So बच्चे की डेवलपमेंट तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से इंसेप्शन स्टार्ट हो गया. So इसलिए माँ का रोल तो आई थिंक किया ही नहीं जा सकता डिफाइन, बट ऑब्वियसली once the child is born, everything around the child, the way they are held, the way they are toilet trained, the way they are spoken to, the language, the body language, even the way you cuddle your child, speaks everything about the development. हमारा confidence, हमारी self esteem, वो सारी वहीं से शुरुआत हो जाती है, हमारी securities. So अभी मैं सर से यही डिस्कस कर रही थी कि is it ट्रू कि हमारे जो इनर चाइल्ड है, जो वहां से शुरुआत होती है कि हमें बचपन में कैसे प्यार से पाला गया है कि डांट के, उसमें भी हमारी पर्सनालिटी के ट्रेट्स रिफ्लेक्ट होते हैं. सो आई थिंक मदर्स रोल लाइज टिल एटर्निटी, एंड इट इज टोटली द entire impact on our personality plays a great role by a mother. Absolutely. एक लास्ट कहना चाहूंगी मोना, मैंने अभी एक पढ़ा था डेनियल कीश के ऊपर. ही इज अ ब्लाइंड पर्सन एंड उनकी जिंदगी में उनकी मदर का रोल यही बताया था कि एज रजनी हैज जस्ट सेड, डू वी अलाउ आवर चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर. सो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके ब्लाइंड बच्चा ही इज नाउ ट्रेनिंग lakhs of people, blind people, to even climb mountains and to climb hills, because the mother never stopped the child. She believed in him, and she allowed him to explore even as a blind child. So that's very important. As a parent, our role is very important. How much do we trust our children? वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू. मदर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक चाइल्ड की लाइफ में. अब जैसे मैं कहूंगी कि पेशेंस जैसी स्किल है सर, जैसे डॉक्टर कटपलिया, हम जैसे पेशेंस जैसी स्किल की बात करते हैं, तो एज ए मदर मुझे पता है, मैंने अपने बच्चे को बहुत बारी कहा होगा थोड़ी पेशेंस रखो थोड़ा, और मुझे लगता है सब माँ ने ये बात कही होगी अपने बच्चे के लिए को हमेशा कभी ना कभी तो कही होगी कि थोड़ी पेशेंस रखो, थोड़ा इतनी जल्दी की जरूरत नहीं है. तो ये जो सीड है पेशेंस की हमारी लाइफ में सर, ये कहीं हम लोग अब एक बच्चे को से ही शुरुआत होती है ना उस चीज की. थोड़ा इस पे अपना नजरिया बताइए सर. बहुत अच्छा सवाल है. हमारे बीच में जो एक्सपर्ट बैठे हैं, पहले तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं. जेनेटिक्स के एक्सपर्ट भी हैं. बिहेवियर जहाँ तक के, हाँ ये बहुत अच्छी बात है. सबसे बड़ी बात है जो पेशेंस की बात कहते हैं. आई एम ए क्लिनिशियन ऑल्सो, है ना. मैं अभी भी अपने क्लिनिक में ही बैठा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, है ना. तो ये जो इम्पल्सिवनेस है, ये जो पेशेंस है ना, ये टॉलरेंस है, ये टू ए ग्रेट एक्सटेंट इज ए जेनेटिक फिनोमिनन. आई एम टेलिंग यू,
This is Right, our right. observation. We have conducted lot of studies on this as a phenomenon is known as a neuroticism. न्यूरोटिसिज्म स्केल के ऊपर हमने यहाँ पे 10,000 लोग बच्चों और लोगों के ऊपर जो हमने टेस्ट करके देखा और उनकी फैमिलीज के ऊपर टेस्ट करके देखा, तो हमने देखा ये फैमिली टू फैमिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता चला जाता है। अगर मदर अनस्टेबल है तो जो है बच्चा भी अनस्टेबल है। पहले हम ये सोचते थे कि ये सिर्फ लर्निंग का इम्पैक्ट है, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ के साथ रहता है, वो उसके अंदर उतना टॉलरेंस नहीं है, इम्पेशेंट है वो, तो शायद इमिटेशन एंड मॉडलिंग से उसने ये लर्न कर लिया है। ये बात सच है, लर्न तो करता ही है बच्चा, पर हमने ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करके देखे कि माँ तो दूसरी जगह रह रही है, बच्चा दूसरी जगह रह रहा है, के दोनों में जो है इमोशनल अनस्टेबिलिटी है। अब ये इमोशनल अनस्टेबिलिटी ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या एक बंदा सर आपकी आवाज नहीं आ रही है? I think sir's network is हेलो, hanging. हाँ अब आई है सर, आपकी आवाज आ रही है अब तक? हाँ अब आ रही है सर। हाँ, ये दिक्कत है। तो सर अगर पेशेंस डेवलप करता है तो फिर कैसे? चलिए सर, आपका नेटवर्क जब तक ठीक होता है मैं इंदु पूछती हूँ। इंदु, आपको क्या लगता है कि पेशेंस हम डेवलप बच्चों में किस तरह से कर सकते हैं? Yes, Mona, I feel yes, as sir has very rightly said, genetics do matter, but I think then अगर हम ये मान के चल पड़े फिर तो कोई होप ही नहीं बचेगी लाइफ में कि अच्छा अभी माँ का बिहेवियर ऐसा था तो it is 100% going to be the child will definitely be like it. So I feel कि मुझे लगता है कि बच्चों को हम modify, it can be learnt and it can be trained. If we can train dogs to behave in a proper way, so we can, I'm sure human minds are much more mature. Genetics will of course play a role to some extent, but initially from childhood years, if we learn to modulate this behavior, we try to nurture them in a manner. अगर मुझे पता है मैं एक इमोशनली इमेच्योर मदर हूँ तो मैं अपने बच्चे को जरूरी नहीं कि वो सारा वैसे ही ट्रांसफर होने दूंगी. आई कैन लाइक मेक हर रीड बुक्स एंड आई कैन मेक हर टर्न हर टू बी मच बेटर देन मी. So I would definitely say parenting and right guidance would definitely help. नहीं तो फिर तो हम मान के चलेंगे कि क्रिमिनल का बच्चा क्रिमिनल और डॉक्टर का डॉक्टर ही बनेगा और वो जो पेशेंट्स हैं वाले हैं उनके बच्चे पेशेंट्स वाले होंगे और जिनके बेचारे जो बोलते हैं वो सारे ऐसे, तो फिर सारी जनरेशन ऐसी चलती रहेंगी. So we have to kind of give hope here to people कि हम अपनी मेहनत से, अपनी कहानियों से, अपने बिहेवियर से we can modulate that and we can monitor that. Okay. और कैसे करेंगे तो मुझे बच्चों के साथ लगता है only by doing. You cannot tell a child to go do it. Sit with your child and do it. More the time you spend with them, more the affection, the bond, better will be the results that I have personally experienced even with my grown-up children. The more you are there for them, they'll be there for you. So that's how they understand much better. It's always a human connect. आप जितना जिसको time दोगे, वो कहते हैं ना जितना मीठा डालोगे उतना ही गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा. तो बच्चों के साथ exactly वही काम करता है कि आपके अंदर patience उनको सिखाने की कितनी है, वो वैसे सीख जाएंगे. तो रजनी, टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले, जैसे कहते हैं कि पेशेंस के को इनकलकेट करने के लिए हमें मेडिटेट करना चाहिए, ये सारी चीजें टेक्निक्स हैं पेशेंस को थोड़ा सा इनकलकेट करने के लिए, तो क्या व्हाट डू यू सजेस्ट? I agree with what Indu has told and what Sir Dr. Virendra has suggested. ऑफ कोर्स ये एक्वायर्ड बिहेवियर है और लर्न बिहेवियर है, दो तरह के बिहेवियर. एक तो हम कैरी करते हैं थ्रू जीन्स, ऑफ कोर्स वी लर्न, बट इम्पोर्टेंट है कि हम छोटे से बच्चे को पेशेंस सिखा रहे हैं जब हम खुद बड़े होके कई बार पेशेंस लूज कर जाते हैं. तो मैं इसको एक टर्म देती हूँ, हमेशा कहती हूँ इट इज मम्मीज वॉर, बिकॉज सारा ओनर्स मम्मी के ऊपर आ जाता है एट द एंड, बट एक्चुअली इट इज पेरेंटल वॉर. और हमें वेराइटी ऑफ पेरेंट्स हैं in the world, so it is a tug of war among different parents developing patience in different style. Now इसका बहुत सिंपल टेक्निक है जो मैं
पेरेंट ओरिएंटेशन सेशंस में स्पेशली ऑन पेरेंट डेवलपमेंट में भी बताती हूँ, which is called stretching. You know, stretching is the best exercise, we say. Similarly, stretching is one of the best exercise to develop patience. इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जो हम छोटे बच्चों में करते भी हैं, बट हमें नहीं पता है कि ये स्ट्रेचिंग है. और सिंपल सा बड़ों में एग्जाम्पल है कि हमारा एक चेक पास हो गया बैंक से, हम क्यू में खड़े हैं और वो चेक जैसे ही हमें बैंकर मैनेजर देने वाला होता है, फोन ही गेट्स अ कॉल और वो चेक लेके चला जाता है, तो हमारा पेशेंस टेस्ट होता है उस समय. बट हम ना उस पे शाउट कर सकते हैं, ना एंगर हो सकते हैं, बिकॉज हो सकता है वो हमारा चेक अप्रूव ना करे और रिटर्न ले ले. तो इसलिए हम अपने आप को, अपने इमोशंस को इतना स्ट्रेच करते हैं कि हम साइलेंटली खड़े होते हैं ताकि हमें वो चेक मिल जाए. सिमिलरली जब बच्चे होते हैं, एज आई टोल्ड मेरे प्रीवियस पॉइंट्स पे जो हम डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट 7 years आर वेरी क्रिटिकल. हम बच्चे को खाना सिखाते हैं, स्पून होल्ड करना सिखाते हैं, उनको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन देते हैं. और अगर हम इन केस बच्चा कुछ मांग रहा है, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ कि स्ट्रेचिंग कैसे काम कर सकती है. स्ट्रेचिंग इज द बेस्ट वे टू एक्चुअली इनकलकेट पेशेंस इन एवरी चाइल्ड एंड इट गोज लॉन्ग रन. आप कुछ काम कर रहे हो, बच्चे ने कुछ मांगा, हम क्या करते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं और चले जाते हैं उसको. हम कह सकते हैं ओके वेट, आई एम डूइंग समथिंग राइट नाउ. बच्चे को ये पता है कि मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा, तो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर ऑफ इनकलकेटिंग. नाउ व्हेन द चाइल्ड वेट्स और आप उसको वो चीज देते हो, तो उसको वो रिवॉर्ड्स की तरह लगती है. तो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, चाहे हम HR में पढ़ें, किसी भी लीडरशिप रोल्स में पढ़ें, स्ट्रेचिंग पढ़ें, इट इज एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इन डेली लाइफ. पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को वेट कराना. लेट अ चाइल्ड स्ट्रेच एंड अर्न इट एज अ रिवॉर्ड. दे विल लर्न द पेशेंस. मुझे ये लगता है दिस इज द बेस्ट टेक्निक which I've seen actually works in many parents. So this is one of the best stretching therapy for the patients to develop patience. रजनी, ये स्ट्रेचिंग थेरेपी जो है, is it something like जो हम कहते हैं delayed reaction to the stimulus? ये something like this लग रही है मुझे, जो कि अगर लोग रिएक्ट ना करें, उसको सोच के समझ के फिर उसका रिएक्शन दे, समथिंग लाइक दिस. आप बच्चे में, यस, तो आप बच्चे में सिर्फ पेशेंस नहीं डेवलप कर रहे हो, आप बच्चे को सिखा रहे हो एक्ट भी कैसे करना है, रिएक्ट भी कैसे करना है, और क्या चीज आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं. बिकॉज यू नीड टू मेक देम ऑल्सो अंडरस्टैंड, सेट द बाउंड्रीज. इफ दे नो हाउ टू अंडरस्टैंड टू सेट द बाउंड्रीज, they will know what is important for life and what is not important for life. Accordingly, when they grow up, they will act. So yes, it's a response to a stimuli. But जैसे हम behavioral genetics में कहते हैं, sir will really relate to me. Behavioral genetics में हम ये stimuli experiments करते हैं. Pavlov का भी experiment है कि when the rat was kept in the cage, bell ring होती थी. तो फर्स्ट उसको फूड दिया जाता था, फिर बेल रिंग होती थी, फिर ऑफ कोर्स जब उसको फूड का टेस्ट लगा और जितनी बार बेल बज रही है उतनी बार उसको फूड मिल रहा है, दैट वाज अ रिवॉर्ड, और वो उसी समय एक्ट और रिएक्ट करता है. तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन में भी ये बिहेवियरल जेनेटिक्स को एक्चुअली इट इज प्रूव्ड. सो चिल्ड्रन में भी अगर आप ये डेवलप करते हो, बट एंड पेरेंट्स नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस देमसेल्व्स टू डू दिस. Because उनको क्या लगता है, okay, I am on the social media right now these days, especially in pandemic, I am doing my work, okay, तुम ले लो. If you can just give a word, okay, finish this, or wait, I am doing something, is very, very critical to develop this stretching exercise. Absolutely. आपके लिए क्वेश्चन है कि हम मोस्टली 90% देखते हैं, मैंने बहुत क्रिमिनल्स के बारे में सुना है, तो जब हम क्रिमिनल्स के बारे में सुनते हैं तो एक चीज हमेशा कॉमन चीज मैंने देखी है कि इट इज ऑल जब उनके बचपन में कोई हादसा हुआ था, मतलब देयर वाज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसके कारण वो एक क्रिमिनल पाथ में चले गए. तो आपको क्या लगता है, आप अपने एक्सपीरियंस, आप इतने एक्सपीरियंस्ड है क्राइम साइकोलॉजी में, कि एक अपब्रिंगिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एक बच्चे को उस तरफ ले जाने में? व्हाट डू यू से सर? सर कटिया सर आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी, नहीं आप सुनाई दे रहा है, कुछ इसमें प्रॉब्लम तो आ ही रही है बीच बीच में. तो आपने एकदम से क्रिमिनल्स के ऊपर सवाल उठा दिया
और उससे पहले हमारा पेशेंस के ऊपर और बहुत सारे सवाल थे, तो मैं चाहता था हमें डिस्कस करने चाहिए। सर मैंने सोचा कि ये करेंगे खैर अगर टाइम वाली लगे तो। प्रिंटिंग के ऊपर बात बताऊं। ये है कि देखो, जो क्रिमिनल्स की बात है ये एक थ्योरी है, एक थ्योरी ये है। हेलो, कोई बात नहीं, मैं हाँ जी, हाँ जी। Yes, sir, you're करता हूँ audible. आपको क्वेश्चंस को। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक ये थ्योरी है ना, नीड, कि अगर आप एक बच्चे को डिप्राइव्ड करोगे, है ना, रिबेलियन टेंडेंसी इज बाउंड टू अकर। जैसे कई पिक्चरों में भी दिखाते हैं, दीवार है, ये है, तेरा बाप चोर है, ऐसी ऐसी बातें आप पिक्चरों में देखते हैं, शायद उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। लेकिन देखिए, जैसे अभी रजनी भी कह रही थी कि साइकोलॉजी में असल में दो इंस्ट्रूमेंट हैं जब हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। एक है रिवॉर्ड और दूसरा है पनिशमेंट। ये जो हमारा बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो उसी पे डिपेंड है, सारी थेरेपी उसी के ऊपर डिपेंड है। और जिस पे थेरेपी डिपेंड है, नेचुरली उसी से ही हमें पता लगता है कि कहाँ फॉल्ट था, कब रिवॉर्ड मिलना था, कब पनिशमेंट मिलना था। रिवॉर्ड की बजाय पनिशमेंट मिल गया, पनिशमेंट की बजाय रिवॉर्ड मिल गया, है ना। ये तो डे टू डे लाइफ में होता है। उससे जो है हमारे जो प्रीडिस्पोजिशन है वो वीक होते चले जाते हैं। कोई भी क्राइम करने के पीछे एक फैक्टर नहीं होता है। बहुत सारे मैं आपको ऐसे बच्चे दिखा दूंगा जिन्होंने बड़ी हार्डशिप में अपनी लाइफ को जिया, बहुत उनके साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे। फॉर एग्जाम्पल, अभी उस दिन एक आईपीएस ऑफिसर मेरे यहाँ ट्रेनिंग पे आई थी हमारे इंस्टीट्यूट में, और मुझे उससे कोई काम पड़ा, मैंने अपने अपने रूम में बुलाया उसे। तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है, उसने मुझे बताया कि मेरा नाम सीमा है। वो डीआईजी लेवल की ऑफिसर थी। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा क्या आपके पेरेंट्स आपसे थक गए थे कि आपका नाम जो है, कहने साहब हम 7 लड़कियां थी, करते करते उन्होंने जो है, मैं 7वीं हुई तो मेरा नाम उन्होंने सीमा रख दिया कि बस हो बोर नहीं। तो ये हमारे जो वैल्यू सिस्टम है इसको भी समझने की जरूरत है। जब हम जो है ये क्रिमिनल बिहेवियर की बात करते हैं, क्रिमिनल जेनेसिस उसकी बात करते हैं, तो मैंने कहा तो भरा आप तो बहुत कामयाब हुई। कहने साहब मैंने एज ए चैलेंज ले लिया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मेरा नाम इन्होंने सीमा रखा है तो मैं दिखाऊंगी सीमा क्या होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हार्डशिप अपने में कभी कभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। पर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ही हमारे ऐसे होते हैं, जो हमारी ट्रेजेडीज हैं लाइफ की, वो भी हमें कभी कभी टॉप पे पहुंचा देती है ना। ये बहुत सारी और चीजें हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि आपको किस टाइप के फ्रेंड्स मिले, आपके पेरेंट्स ने आपको किस टाइप का मोटिवेशन दिया, इंस्पायर किया, है ना, उन्होंने आपके साथ उस जिंदगी को कैसे जिया, उन्होंने क्या मैसेज आपको दिए। ये कई बातें ऐसी हैं जिनको लेकर के एक बंदा जो है क्रिमिनल सर पोजीशन आपकी पे भी आवाज जाता नहीं है। आ रही। ऐसी भी हाँ, चीजें होती हैं। ये सर बड़ा मुश्किल काम आवाज तो, सर आपकी हाँ, ये कोई आगे इंस्ट्रूमेंट आपके में पास प्रॉब्लम है मुझे लगता हाँ, है। थोड़ी सी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि एक परवरिश बहुत जरूरी है, सही परवरिश होना, और रिवॉर्ड और रिकग्निशन दो चीजें हैं जिससे हम बच्चों को शेप कर सकते हैं और उनका अपना फ्यूचर इतना डिपेंड करता है। और बहुत सारी मूवीज सर हमने देखी है मेन चीज बचपन जो में, जैसे है, हमने दीवार है, जिसमें हमने ये देखा कि कितना अब चाइल्डहुड जैसे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के हाँ जी सर। सर आपकी पेशेंस की बात कर रहे थे। द रोल ऑफ रिवॉर्ड इन मेंटेनिंग पेशेंस क्या है? आती है आवाज या नहीं आती है मुझे नहीं मालूम, अब आ रही है सर। है ना। तो कैसे हम लोग, जैसे अभी अभी आपने बताई, इन्होंने बताई, मैं भी बहुत सारी टेक्निक बता सकता हूँ। डे टू डे लाइफ में क्लिनिक में हम लोगों को सिखाते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं हमारे पास और खुद आकर के लोग कहते हैं कि साहब सब कुछ, मेरी वाइफ भी अच्छी है, मैं भी अच्छा हूँ, और हम पेशेंस लूज कर जाते हैं। डे टू डे लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहता है और अचानक गुस्सा आता है और हम लूज कर जाते हैं। तो आप हमें बताइए हम क्या करें। तो ऐसे में क्लिनिकल मेथड्स होते हैं, हम उन सब चीज़ों को यहाँ पे देते हैं। और नेचुरली उसमें जो है रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे आप रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को बनाते हैं, ठीक है।
मेरी आवाज मुझे नहीं मालूम आ रही है या नहीं सर आ रही है, आ रही है तो, सर, तो आ रही है, आ रही है। वेरी गुड। अब देखिए दो बातें आई थी, आ रही है तो मैं मुझे थोड़ा फिर बोल लेने दो। एक बात तो पेशेंस की उठी थी, है ना। अब पेशेंस को जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, है ना, वो बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज होती है एक घर की जो लीडरशिप है, उसका जो बेस है, द बेस ऑफ लीडरशिप एट होम इज ट्रस्ट, है ना। अब वो ट्रस्ट कैसे पैदा होता है, ये हमें समझने वाला इशू है कि घर में बच्चों के बीच में, आपके बीच में, आपके बेटर हाफ के बीच में और घर के दूसरे सीनियर मेंबर्स के बीच में एक ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी होता है। एब्सोल्युटली। अब ट्रस्ट कैसे पैदा होता है उस बेसिस को हमें समझना चाहिए। ट्रस्ट सबसे पहली चीज है ट्रांसपेरेंसी। आप जो कह रहे हैं, आपका क्लियर मैसेज बच्चों तक जा रहा है और बच्चों का मैसेज आप तक आ रहा है। टू वे कम्युनिकेशन, नॉट वन वे कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि आप कमांड करते हैं। अभी रजनी ने एक बड़ा टिपिकल सवाल उठाया कि पेरेंट शुड बी कंसल्टेंट और दे शुड बी लीडर। यहाँ लीडर और कंसल्टेंट के बीच में एक थिन लाइन है जिसे हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जो कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट लीडर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंट का मतलब एक थर्ड पार्टी, लीडर का मतलब ये नहीं कि द पर्सन हु इज इम्पोजिंग हिज थॉट्स, है ना, जो अपनी बात को जबरदस्ती दूसरे को मनाता है, उसका मतलब लीडर नहीं होता है। लीडर की कुछ क्वालिटीज होती हैं। पहली क्वालिटी है ट्रस्ट बिल्डिंग, उसको जो है ट्रस्ट पैदा करना है, और ट्रस्ट तभी पैदा होता है जब आप, सबसे पहली बात है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप जो बात कहते हैं दूसरा आदमी उसे सुनता नहीं, महसूस भी करता है, उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब दो टाइप की एम्पैथी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक इफ यू कैन फील, है ना, अगर आप महसूस कर सकते हो कि आपके बच्चा क्या अच्छा महसूस कर रहा है, क्या बुरा महसूस कर रहा है, फीलिंग एस्पेक्ट। इफ यू आर पुटिंग योर फीट इन अनदर शूज, वो कहते हैं ना वेयर इट पिंचेस, कहाँ ये चुभता है, आपको पता लगता है कि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मेरे बच्चे जो हैं उससे खुश होंगे और ऐसा कहने से वो दुखी होंगे। तो ये तो हो गया आपकी इमोशनल दिस इज एम्पैथी डेवलपमेंट ना सर। जैसे मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि हम बच्चे में एम्पैथी कैसे डेवलप करेंगे। तो जो एक लीडर होता है वो एक बच्चे में एम्पैथी, जैसे आप बोल रहे हैं कि जो रिवॉर्ड अपनी भाषा से, अपने अच्छे जो शब्द है जिसको कहते हैं अप्रिसिएशन से, हम बच्चों में एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं। सर एम्पैथी में अगर बात करें तो एक ये तरीका है डेवलप करने का एम्पैथी। बिल्कुल बिल्कुल। एम्पैथी मतलब एक आप इंस्पायर करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। वेल डन, वेरी गुड। आज आपने बहुत अच्छा किया। जो मैं चाहता हूं तुम मेरे ड्रीम पूरा करोगे, है ना। अगर कोई बच्चा एक अच्छा काम करके आता है तो उसके पास ये मैसेज जाना ही चाहिए कि उसकी इस बात को सिर्फ रिवार्ड इसलिए नहीं दिया गया, पापा ने, मम्मी ने और सीनियर लोगों ने और फ्रेंड्स ने उसे महसूस भी किया है, वो उसके साथ खड़े हैं, है ना, उसको समझा भी है। अब दो टाइप की एम्पैथी है, एक कॉग्निटिव एम्पैथी है, दूसरी इफेक्टिव एम्पैथी है। इफेक्टिव एम्पैथी में होता है कि आप बच्चे की फीलिंग्स को अपने साथ फील करते हो। पर एम्पैथी और फियर ये दो चीजें अलग हैं, इनको हमें समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कोई हमने बंदा सड़क के ऊपर देखा, कोई एक्सीडेंट हो गया, हमें फील हुआ, हमें तो बहुत बुरा लगा ना, और रात को आए, सो गए और नींद नहीं आई। दिस इज नॉट एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि ये फीलिंग विद एक्शन। आपने क्या किया उसके बारे में, आपने तुरंत पुलिस को फोन किया, आपने कोशिश की उसे उठा के किसी तरीके से एम्बुलेंस कॉल की, उसे हॉस्पिटल लेके गए, है ना। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। और सिर्फ ऐसे ही आपने कह दिया कि जी मुझे बहुत महसूस हुआ, फीलिंग ओनली। सर आपकी आवाज चली गई। सर मैं रजनी से कंटिन्यू 2 मिनट करती हूँ। सर आपकी आवाज, हाँ 2 मिनट में रजनी से बात करती हूँ। रजनी आप बताइए एम्पैथी हम बच्चों में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। मोना, बच्चों में ऑलरेडी एम्पैथी होती है, इट इज ऑलरेडी देयर इन देम।
बिकॉज बच्चों से ज्यादा कोई एम्पैथेटिक है नहीं, मुझे नहीं लगता एडल्ट्स आर मोर एम्पैथेटिक देन चिल्ड्रन। नाउ पॉइंट ये होता है कि बच्चों को एम्पैथी शो कराने के लिए उनको सिखाना होता है कि आप शो कैसे कराएं, शो योर फीलिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सर ने कहा एक्शंस, बच्चे आर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, वी जस्ट नीड टू टेल देम हाउ टू शो एम्पैथी, दैट इज। नाउ वी ऑल्सो नीड टू, बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि हम वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन है, इंडिया पॉपुलेशन इज मोर देन 138 करोड़, और अगर हम अपनी पूरी लाइफ में कम से कम 10 लाख लोग या 5 लाख लोग से मिलेंगे पूरी जिंदगी में, लाइफ स्किल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोचते हैं या फील करते हैं सामने वाला भी। तो एम्पैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सर ने भी बोला है, विच इज टू बी एप्रिशिएटिव ऑफ, आपको एप्रिशिएटिव होना पड़ेगा दूसरे के रेस्पॉन्स के लिए, क्योंकि अगर हम डिफरेंट है और हम डिफरेंटली सोच सकते हैं तो सामने वाला भी डिफरेंटली सोच सकता है, उसका रेस्पॉन्स डिफरेंट। जिस दिन ये रेस्पॉन्स का एप्रिसिएशन आ जाएगा, पेशेंस खुद ही आ जाएगा, एप्रिसिएशन आ गया तो एम्पैथी भी खुद ही आ जाएगी। दिस इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल बेसिस ऑफ हाउ टू डेवलप एम्पैथी इन एनी चाइल्ड, बहुत जरूरी है हर पेरेंट्स को। और इसके लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज हम घर पे करा सकते हैं और बहुत अर्ली स्टेज पे, लाइक हम बहुत सारा, वी गिव लॉट ऑफ ट्रेनिंग, लाइक इन माय योर सोल सूप we do lot of training of how to pay gratitude, how to do empathy, but हर एज ग्रुप के प्लान्स एक्टिविटीज अलग होते हैं। बट अर्ली स्टेज में जब आप इसको डेवलप करते हो, लाइक जार ऑफ काइंडनेस बना दिया, अब बच्चे को बोलो एवरी डे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू विल पुट वन कीवर्ड जो आपको लगता है एम्पैथी है, जो आप करोगे आज, वो डाल दो जार में, दैट इज अ जार ऑफ काइंडनेस। आप एक लिस्ट ऑफ टू डू लिस्ट, मंथली काइंडनेस चार्ट बनाओ, every day in a calendar you will go and write one word of empathy which you feel and which you respond to। तो क्या होता है, दिस इज अगेन अ बिहेवियरल ट्रेनिंग जो आप बच्चे को दे रहे हो छोटे से। और ये पेरेंट्स को सबसे पहले ट्रेन करना जरूरी है कि ऐसे ही डेवलप आ सकते हो, आप कोई भी चीज बोल बोल के नहीं करा सकते हो। दिस इज वेरी, तो ये लिंकेज जो है वो मिसिंग है। देयर इज अ गैप बिटवीन पेरेंट एंड अ चाइल्ड एंड वेराइटी ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन। सो आई फील दैट इट इज, जितना जल्दी आप इसको सिखाओगे लेटर स्टेज में बंदा, एडल्ट बच्चे और ज्यादा एम्पैथेटिक होंगे। सो दिस इज, आई फील इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इन द अर्ली चाइल्ड। करने को तो बहुत कुछ है। अगर आपने क्रिमिनल बच्चों की बात की, देयर आर डिस्टॉर्टेड चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम अ डिवोर्स्ड फैमिली, पेरेंट्स, मैं अपना एग्जांपल बोलती हूँ, आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज जस्ट इन 4th स्टैंडर्ड। I have seen the hardship with my mother. I became more responsible, more mature. I have seen, like, working as a part-time since 11th standard when I was there, coming from an army family, but yet the loss, the emotional connect जो होता है, somewhere I kept it on the sideline, emotional, so attachment और emotions के differences होते हैं। तो being a own example, जैसे सर ने कहा वो सीमा की स्टोरी कि उसने चैलेंज ले लिया, I took a challenge that I am the eldest daughter, I have to gear up my life, I have to take care of my younger sister, we are 2 siblings, I want all happiness to my mother, and I was very focused। and since when you're focused, ये जो सोल की बात हम करते हैं जो अर्ली स्टेज में पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हो कि आपको आपकी जिंदगी में क्या चाहिए, वो भी एक तरह की एम्पैथी है विच यू आर पेइंग ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। तो बच्चों में ये शुरू से मेडिटेशंस वगैरह स्टार्ट करना चाहिए, एंड देन व्हाट यू योर डिटर्मिनेशन, your patience, your empathy actually leads to the path what you want to become and how you want to become, irrespective आपके genes क्या है, आपके behaviors क्या है, आप जैसा define करोगे, जैसा polish करोगे, आप बच्चे वैसा बनेंगे। So मेरे हिसाब से I think ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को किस तरह की आप stories पढ़ा रहे हो, किस तरह के books दे रहे हो, उनसे कैसी बातें कर रहे हो, क्या उनके सामने बातें कर रहे हो, क्या उनके सामने नहीं कर रहे हो, ये बहुत जरूरी होती है। बिकॉज बच्चे जैसे कहा, दे आर स्पॉन्ज, दे पिक अप वेरी फास्ट। सो yes, so empathy is key to everything, developing every human attributes, but very sensitive। So appreciation and reassurance जो सर ने बोला, reassurance एक बच्चे को बार बार मिलनी चाहिए कि हाँ, और जब वो देख लेता है कि रीअश्योरेंस मिल रही है और वो चीज हो रही है, तो ऑटोमेटिकली वो सीड कर जाती है आपके तन मन, जिसको भी आप बोलो, दिल दिमाग पर, सोल में, एंड दैट वे चाइल्ड फील कि हाँ ये है, एंड दैट इट हैपेंस। Thank you. Let me ask Indu now. Indu, you teach through story.
लेट मी आस्क यू, अगर एम्पैथी सिखानी होगी स्टोरीज के थ्रू तो कैसे सिखाएंगे हम? Yes, thank you, Mona, for the question, because when we teach through a story, सबसे पहले हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि पहले उसको अपनी स्टोरी, डू आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, अगर मुझे अपनी स्टोरी पाए, सेल्फ एक्सेप्टेंस पहले सीखनी है हमें अगर मुझे मेरी स्टोरी, जैसे अभी रजनी बता रही है कि उनके फादर की डेथ हो गई या उन्होंने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया, सो फर्स्ट इज वी, इट स्टार्ट्स विद मी, माई सेल्फ and my acceptance. If I accept myself, it's much easier for me to empathize with you, and then it's much easier to understand, to develop this particular trait called empathy. It can be also again developed and inculcated in children right from the beginning by stories, by setting examples, by doing it. So first we teach self acceptance, because आजकल जैसे अभी सब कह रहे हैं, सोशल मीडिया से जब बच्चे, स्पेशली टीनेजर्स, दे आर गेटिंग affected a lot. So आपको लगता है कि वो फेसबुक पे जिसने सेल्फी डाली, this is so like she saw this thing and beautiful and I don't look this way, तो एक कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो. So आपको अपनी स्टोरी में कहाँ चेंज करना है, उसको डिलीट, एडिट क्या करना है, उसको what is the narrative that is given to you by your parents, and are you happy with that narrative, or you can change that narrative. So first of all, if I accept my story wholeheartedly and I accept myself the way I am, it is much easier. I will be less judgmental, more empathetic towards other people, and I can relate very well. If this can happen to me, and if I lack all of this, the other person can lack something else. We can never be perfect. We can never be, a holistic person. कहीं ना कहीं हर किसी में कोई त्रुटि है. तो वो अगर हम उनकी वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, अगेन उसी से हमारी ये एम्पैथी आती है. अगर मुझे पता है कि आज हम पेशेंस में भी, जैसे हम यही सेम बात कर रहे थे, वहां मैं एक ये बात करने लगी थी कि इंटरनेट सबसे बढ़िया पेशेंस सिखाता है हमें. जब स्लो चल रहा होता है, वी कीप वेटिंग. सो सिमिलरली एम्पैथी भी अपने आप से ही शुरू होगी. अपनी स्टोरी पसंद है, मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पाला, तो मुझे पता है इसको कैसी एनवायरनमेंट मिली, तो मुझे उसकी स्टोरी समझने में, and together we can create a space which is like good enough for both of us. I don't need to compete with you to put my point across. It's my story, it's your story, and together we can create our story, which can be beneficial or mutually, beneficial to both of us. So there's enough space for everyone to, create that thing. So first thing here, through story, we teach is self-acceptance. And stories, of course, play a great role in everybody's life. Absolutely. Stories play a very important role. Thank you so much. And empathy, मुझे लगती है बच्चे को हम अप्रिशिएट करें थोड़ा सा. आजकल के जमाने में हम इतना फास्ट भाग रहे हैं कि हम एक छोटी सी चीज कई बार मिस कर जाते हैं. बच्चा अपना होमवर्क करके सामने दिखाने लाता है और हम बोलते हैं चलो हम बहुत बिजी हैं. लेकिन जस्ट से वेरी गुड, इतना ही बच्चे के लिए काफी होता है. उसको थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए होता है, बहुत कुछ. और हम उसको यहाँ में मुझे एक पॉइंट कहना है कि ये हमें सिखाया गया था कि हम, आपके पास बच्चा एक ड्राइंग लेके आया है और आपने ऊपर मुंह किया और बोला वेरी नाइस, so that will not satisfy the child. You have to get into the detailing to show that I am interested, I validate it, and how much interest do you take, how much, like if I say, oh, you colored it so well, very good, the colors and the use होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं कि ये में डिटेल नहीं डाली तो उसको पता चल जाएगा कि मम्मी ने पीछा छुड़ाने के लिए फट से तारीफ कर दी. So how much to appreciate that also. Sorry, I just want to interrupt in one. Parents भी बच्चे थे, बड़े हुए, उनकी एक जर्नी थी. पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने जो मिस किया है वो चीज उनके बच्चों के साथ नहीं हो, उससे बेटर परवरिश कभी नहीं होगी. बिकॉज वी सी द पेरेंट्स कि वो फिर रिजुविनेशन थेरेपी में जाते हैं, वेलनेस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं, योगा करते हैं. दे रीच टू ऑल लाइक कंसल्टेंट लाइक अस, माइंड बॉडी सोल थेरेपी एंड ऑल. तो इसकी जरूरत आनी ही नहीं पड़ेगी जब आप अपने बच्चों को वो दोगे जो आपने मिस किया है, जिस जर्नी को आपने. इससे बेस्ट थेरेपी मुझे नहीं लगती कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकता है. सही बात है. एक्चुअली लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है. हम अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं.
चलिए आगे सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, I'll take them. आप लोगों ने बहुत बढ़िया डिस्कशन किया। एक बात कहना चाहता हूँ कि डे टू डे लाइफ में हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना, अपने बच्चों से उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत है। सबसे पहली चीज तो है कि आप जो कह रहे हैं, है ना, आप जो सोचते हैं कि आपके बच्चे के अंदर होना चाहिए, वो आपके अंदर सबसे पहले होना चाहिए ना, तभी Yes. तो आप एक परफेक्ट रोल मॉडल उसके बनोगे, है ना। योर सेइंग एंड डूइंग अगर दोनों मैच नहीं करेंगे, मैसेज कितने भी अच्छे क्यों ना हो, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल कितना भी बहुत बढ़िया क्यों ना बनाया गया हो, वो काम नहीं करेगा। तो Walk the talk is एज ए very important, पेरेंट, sir. एज ए Right. लीडर, है ना, आपको सबसे पहले अपने आपको एक एग्जाम्पल की तरह पेश करना होता है। जब आप एक एग्जाम्पल बनते हो तो बच्चे आपके साथ ना चलें, इसकी संभावना बहुत कम होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो सर, आपके बात बीच में कट, हाँ आपकी, हाँ अब सुन पा रहे हैं सर, आपको सुन पा रहे हैं। चलिए सर, थोड़ा टाइम है तो मैं आगे क्वेश्चन बढ़ती हूँ। टीम वर्क की जब हम बात मेरी करते बात हैं, आप तक नहीं आ पा रही है मुझे। हाँ हाँ हाँ, मेरी आवाज नहीं आई क्या आपको? आई सर, फिर आ गई थी। आई, ठीक, आगे सर, अब हम टीम वर्क की थोड़ा सा बात करते हैं। जब हम टीम वर्क की बात करते हैं तो मुझे पता है जैसे कि बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर वापस हो जाते हैं, उनमें ईगो इश्यूज नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं। वही चीज जब हम बड़े हो जाते हैं, मैं ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, कई बार क्या होता है कि ईगो इतनी अटक जाती है कि वो प्रोजेक्ट को भी कंप्लीटली इट कैन हार्म द कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो हम किस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो एक साथ मिलकर सपोर्टिव तरीके से काम कर सकें? टीम वर्क कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सर? नहीं, इसमें तो दो राय नहीं है कि टीम, है ना, प्ले वे मेथड जैसे लोग सब करते रहते हैं, है ना, कि गेम्स एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अंदर फुटबॉल खेलते हैं, घर में भी जैसे हम अंताक्षरी कर रहे होते हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं तो हम दो टीम बना लेते हैं, है ना। उसमें एक तो कम्पिटिटिवनेस जो है, कंपटीशन की फीलिंग्स आती है, और उसके साथ साथ ये भी आता है कि आप जिस टीम के मेंबर हैं उसमें एक कोहेसिवनेस आती है, ग्रुप कोहेसिवनेस उसे हम कहते हैं, कि समहाउ और एनी हाउ वी शुड विन दिस गेम। तो ये एक फीलिंग जब हम कोई भी गेम खेलते हैं उसके अंदर आती है, और यही जो फीलिंग्स हैं जब हम अपने जॉब में जाते हैं या किसी और काम को करते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वो ट्रांसफर हो जाती है कि ये मेरे ग्रुप के लोग हैं, ये मेरे अपने लोग हैं, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होकर के ये वहां पे भी काम करती है, जो भी चीजें होती हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज है कि टीम बिल्डिंग में फिर वही पुरानी बात जो हम करते आ रहे हैं, सबसे पहली चीज ट्रस्ट बिल्डिंग है। हमारी टीम के अंदर अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, हम एक दूसरे को अगर ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, एम्पैथी नहीं है, तो हम एक अच्छी टीम नहीं बना सकते हैं। अगर उसके अंदर हमारे अंदर ये फीलिंग है कि मैं तो एक अलग ही शख्सियत हूँ, अपनी टीम में भी बस मैं ही सुपर हूँ, अगर ये फीलिंग आती है कि मेरी टीम में मैं ही बस लीडर हूँ और मुझे ही सब कुछ करना है, लोग मुझे ही पूछें, तो वो टीम नहीं बन पाती है। जैसे चक दे इंडिया एक एग्जाम्पल फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी, जिसमें वो शाहरुख खान एक कैरेक्टर होता है, वो यही चीजों को जो है निकालने की कोशिश करता है लोगों के माइंड से कि टीम मीन्स वी, टीम का मतलब वी, है ना। जब तक कि ये वी फीलिंग नहीं आएगी, आई से वी, बहुत सारे लोगों में मैं देखता हूँ कि उनकी तरक्की का ना होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो वी फीलिंग ला ही नहीं पाते अपने उसके अंदर, अपनी पर्सनालिटी का पार्ट ही नहीं बना पाते हैं। तो वो वी फीलिंग हम कैसे लेके आए, है ना। क्लिनिक में तो अलग मेथड होते हैं, और डे टू डे लाइफ में पेरेंट्स डेफिनेटली अपने बच्चों को वी फीलिंग लाने में बहुत मदद करते हैं, इंस्पायर करते हैं। कोई बच्चा कहेगा ये तो मैं खाऊंगा, ये मेरे लिए आया है, तो पेरेंट्स बीच में आके, समझदार पेरेंट्स आके कहते हैं अरे बेटा ये सभी खाएंगे, हम सबके लिए आया है, हम सब मिलके इस काम को करेंगे। तो जब ये टीम बिल्डिंग की बात आती है, कोई सुख होता है, दुख होता है, कोई पास होता है, कोई फेल होता है, तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत काम की होती हैं।
और इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। बाकी तो इंदु जी बताएंगी आपको, इनके पास कानून है। हाँ, इंदु, अगर हम टीम बिल्डिंग की बात करें तो एज एक जैसे फैमिली यूनिट होती है, एक टीम ही तो हुई, और हम टीम में अपने एज अ टीम वर्क हम जैसे कि काम करते हैं, चोर्स भी करते हैं, सब मिल बांट के करना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ पैंडेमिक में तो कोई एक आदमी कर ही नहीं सकता, सब मिल बांट के करते हैं। तो क्या टीम वर्क हम एज पेरेंट्स, एज चिल्ड्रन, सब एक साथ जो काम करते हैं, मिलके जो रहते भी हैं, वो एक टीम वर्क ही हुआ ना? What do you think? We are as a family, as a team only. यस, बिल्कुल, ऑब्वियसली फैमिली से ही टीम की सबसे पहली आई थिंक शुरुआत होती है। ऑल्सो ऐसे सर बोल रहे थे, मैं एज को इंसिडेंट यू कैन कॉल इट, स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी तो मैंने सारी टीचिंग ऐसे की है कि आई यूज टू डिवाइड माई क्लास इन 4 ग्रुप्स, सो विच वर लाइक ग्रुप ऑफ लेट्स से 4 to 5 चिल्ड्रन इन वन टीम। आप एक चीज बढ़िया देखोगे कि जैसे ही आप बच्चों को टीम वर्क देते हो और टॉपिक उनमें उनको एक प्रेजेंटेशन बनानी होती थी, एक मॉडल बनाना है, एक असाइनमेंट बनानी है और उनको एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो बच्चे वो फट से, जो लीडर होता है वो अपने आप अपना रोल दे यू विल सी दैट द व्हाटएवर मेरे अंदर जो भी एक प्रतिभा है, मैं फट से वो वाला रोल अपने आप ले लेती हूँ। सिमिलरली फैमिली में एक जना कुक है और एक बाहर के काम ज्यादा अच्छे से संभालता है, एक को ऑनलाइन सारी शॉपिंग करनी ज्यादा आती है, तो वो अपने अपने रोल, आई थिंक डिवीजन ऑफ रोल and optimum utilization of resources, that's what we learn in a team। घर में भी आप देखो, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। लाइक मेरे हस्बैंड कहते हैं, देखो भाई मेड नहीं है, मैं बर्तन करवा सकता हूँ, मशीन चला सकता हूँ, पर कुकिंग नहीं आती, वो तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। यस, आई कैन ऑर्डर सब्जी ऑल्सो। सो अगर मुझे पता है ये वो नहीं कर सकते और मैं ये वाला कर सकती हूँ, जिसकी जो स्ट्रेंथ है और जिसकी जो वीकनेस है, उस हिसाब से हमें डिवीजन ऑफ लेबर करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी क्वालिटीज एक टीम को एक दूसरे के साथ देखनी पड़ती हैं। अब तीसरे जैसे एक बच्चा है, वो उसको पता है कि बाकी का सारा जो भी है अपना पापा के साथ बैठ के वो फाइल ITR की ये वो भरवाना, सो ऑनलाइन कैसे सब चीजें जब आपने पेमेंट्स करनी है, कहीं अटक गए, हम लोग बुजुर्गों को कई बार आपको पता ही है प्रॉब्लम्स आए। सो दिस इज हाउ, जिसकी जो एफिशिएंसी है, जिसका जो रोल है, अगर वो सब अपना अपना रोल प्ले करें और मिलके घर बढ़िया चलता है। सिमिलरली हमारे ऑफिस और स्कूल में बच्चे, तो एक इसी पे भी हम ये बच्चों को जब से जो एक्टिविटी सिखाते हैं, दैट शुड लाइक एट सीनियर एज शुड एक्चुअली it should be taken out in community where they actually do turn it into activism. So it's not just doing activities in classroom, that what activity and what project does a socially useful productive work जो हम कहते हैं SUPW, तो वो बच्चे बाहर जाके करते हैं, तो अपने आप उसमें उनको रोल अपने डिवाइड करने आते हैं। सो ये टीचर का, फैसिलिटेटर का और पेरेंट का भी फैसिलिटेटर का रोल होता है कि आर दे गाइडेड वेल देयर, एंड कहीं घर में इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है कि वो ऐसे सर कह रहे थे कि एक ही सब बेचारा करे जा रहा है। सो फॉर दैट आई यूज्ड टू गिव देम मार्क्स कि तुम्हें तभी ग्रेड मिलेगा अगर अपना रोल प्ले करोगे, और जो नहीं करेगा उसको प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं है। सो दे हैड टू राइट इट डाउन, the leader had to write who is doing what and are they contributing equally to run the team efficiently. That's how we can right from the beginning inculcate these values in our children at home and at school. Thank you. Okay. Thank you, Indu, for a lovely answer. रजनी, टीम वर्क जब हम लोग करते हैं तो बीच में ईगो आ जाती है बहुत लोगों की, तो इस ईगो को नेविगेट करना बहुत, क्योंकि वो अहम होता है, मैं और वो मैं को नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता है। कई बारी बहुत लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं और इसके कारण बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं जो उन्होंने बनाया होता है। तो कोई आप टिप्स दो जो थोड़ी सी लोगों को हेल्प करे, कई बार क्योंकि पेरेंट्स भी होते हैं ईगो में फंस जाते हैं, कैसे नेविगेट करें इस ईगो को? मोना, दिस इज वन ऑफ योर लवली क्वेश्चन, और मैं यहाँ बोलूंगी कि बच्चे यहाँ पर इस क्वेश्चन में टीम वर्क में कंसल्टेंट है पेरेंट्स के लिए, बिकॉज जैसा आपने कहा टीम वर्क, हार्मनी, ग्रोथ, सक्सेस बच्चों में ज्यादा पाई जाती है एज कंपैरिजन टू पेरेंट्स। मुझे लगता है जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, हम अपने अच्छे एट्रीब्यूट साइड छोड़ते चले जाते हैं और कुछ लिमिटेड रख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, आई ऑलवेज कॉल ईगो एज एक्स्ट्रा ग्रेविटी आउटसाइड।
तो ईगो रखोगे तो यू विल लूज पीपल, यू विल लूज योर ओन पीस। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी खुद की अंतरात्मा, जिसको पीस आप कहते हो, माइंडफुलनेस जो भी आप कहते हो, आपके लिए पीस और हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी के लिए आप जीते हो। बिकॉज एवरीथिंग इज रेस्ट इज मटेरियलिज्म, ये पेरेंट्स को भी समझनी होगी। एक बच्चा, जैसे आपने कहा, साथ में खेल रहा है, वो लड़ेगा झगड़ेगा, फिर दोस्ती हो जाएगी, वो भूल जाएगा। सो ही डजंट हैव एन ईगो और शी डजंट हैव एन ईगो। बट जो बड़े होते हैं, दे कीप इट कि नहीं, कल लड़ाई हुई है, उनके साथ नहीं खेलना, उनके बच्चों के साथ नहीं खेलना, ऐसा। बट स्कूलिंग में, अर्ली एजुकेशन में अगर आप देखोगे, इन प्री प्राइमरी एजुकेशन, हम ये सिखाते हैं कोलैबोरेटिव, जैसे इंदु ने कहा, ग्रुप एक्टिविटीज वी डू, प्रोजेक्ट बेस्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस बेस्ड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग बहुत जरूरी है, जो एक पेरेंट्स को भी, इसीलिए अब स्कूल्स भी हम पेरेंट ओरिएंटेशन बहुत करते हैं, बिकॉज पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कॉग्निटिव लोड थ्योरी, जैसे सर ने कहा, ब्लेंडेड लर्निंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है उन्हें नहीं पता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती नहीं पता है। तो क्यूरोसिटी इज इन्वेंशन ऑफ और इनोवेट्स मेनी थिंग। इवन द क्वेश्चनिंग पार्ट, जो एक बच्चे क्वेश्चन करते हैं, एक्चुअली दैट इज हेल्दी, बिकॉज टिल द टाइम दे डोंट क्वेश्चन, दे डोंट एक्सप्लोर। Similarly, parents के लिए भी बहुत important है, they need to have patience before addressing all this, Mona, because ego will only lose, it will never gain, because life, जैसे मैंने कहा, बहुत simple है। Life is full of gain, because when you were born, you were not born with anything, you were empty handed। तो आप जिस भी stage of life में हो, आपके पास जो भी आज है वो gain ही है, because life जो आप birth हुआ था, zero थे। ये जिस दिन अगर एक इंसान या पेरेंट, चाहे कोई भी हो, ये समझ जाएगा कि आई एम बॉर्न विथ नथिंग, आई विल गो विथ नथिंग, द जर्नी इज इम्पोर्टेंट। तो आपके जितने भी अच्छे स्किल्स, हम कितनी भी स्किल डेवलपमेंट की बात कर ले, हम कितने भी बेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स की बात कर ले, लीडरशिप क्वालिटी, वो तभी आएगी विथ सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। पेरेंट्स को भी ये एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है, एंड सेल्फ रियलाइजेशन दूसरी वर्ड है, कि इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। मैं जो कर रहा हूं या बोल रही हूं, उसका इम्पैक्ट बाहर की दुनिया में बाद में होगा। फर्स्ट विल बी द इम्पैक्ट ऑन योर ओन चिल्ड्रन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो फर्स्ट पॉइंट उठाया था पेशेंस, कि व्हाट वी डू चिल्ड्रन लर्न, इज द सेम थिंग हियर। व्हाट वी डू, व्हाट वी स्पीक, हाउ वी बिहेव, actually will impact your own children, and you love your children and you want the best out of them. So how can you behave this way in front of your children or among any other children? Because at the end, ये हर parent को बहुत important tips है, कि after 10th or 12th, children are more exposed to the outside world. They need to be more sociopath. They need to know how to interact, how to be collaborative, and this is only the life skill which will work out till the last breath. So parents need to understand this and work with them. So parents के लिए भी बहुत सारी group activities होती हैं, not like clubbing and pubbing, which most of the parents do, या bad guy kitty party, which I hear a lot many a times. In that also they need to talk healthy approach. They need to read a lot. One thing which is missing in this millennial generation also, and the parent, is they don't read. Reading will enhance your mindset, your intelligence, IQ as well as EQ, because when you get the exposure, and second is travel. I would also suggest parents to go for travel. पुराने जमाने में हमारे पेरेंट्स जो थे या भी गार्जियंस थे, हमें बाहर ले जाते थे, चाहे मॉन्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, उसकी स्टोरीज बता रहे हैं, बाहर के फ्रूट्स खा रहे हैं, या बाहर कुछ मिल रहा है, तो यू गेट वैरायटी ऑफ एक्सपोजर टू पीपल, कम्युनिटी, ट्रेडिशन, लर्निंग हैपन्स। सब चीज के आधार इज ओनली लर्निंग। सो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें करना, टू मेक अ टीम वर्क सक्सेसफुल। क्योंकि वो सिर्फ टीम वर्क घर की बात नहीं, टीम वर्क इज एट द ग्लोबल लेवल ऑल्सो, एट द सिटी लेवल ऑल्सो, एट योर स्टेट लेवल ऑल्सो, एट योर स्कूल लेवल, एट योर कॉलेज लेवल, एट योर वर्क लेवल। वर्क में जो आपने कहा कि ईगो आ जाती, कोई प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, बिकॉज आप वो एक कैरी कर रहे हो, एक नोशंस जो आपका जो बेस बना हुआ है बचपन से, कि ओके इट्स आई, इट्स नॉट वी, तो ऑफ कोर्स इट हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड दैट इज बाय डिफॉल्ट हैपनिंग। सो दीज डेज इवन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या दीज डेज जब भी कोर कॉम्पिटेंसीज की बात होती है कॉर्पोरेट्स में, 30% क्राइटेरिया इज टू चेक द एटीट्यूड एंड एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन। They check कि आप में पेशेंस है, एम्पैथी है, टीम वर्क है, then they come up to the subject matter discussion on the technical rounds.
सो ये चीजें एक्सपोजर, जिसको हम करियर काउंसलिंग भी कहते हैं कई बार, पेरेंट्स की भी करियर काउंसलिंग होनी चाहिए कि बच्चों को एक्चुअली क्या मिलेगा बाहर करियर काउंसलिंग में भी, व्हेन दे आर डूइंग प्लेसमेंट्स, उनको किस तरह की एक्सपोजर्स की जरूरत है। सो ये सब चीजों में पेरेंट्स के एक कंपल्सरी ओरिएंटेशन शुड बी ब्रॉट either by school space or institution or a special courses to be certified no matter what, because at age parents have come now, learning has to be there always throughout. Unlearn is very also another part which parent has to accept. So I think these are few things which parents need to do. Absolutely. Thank you. That's all I feel. Yeah. क्यों ईगो की बात कहें तो जैसे मेरा बेटा कई बारी करता है ना कि मैं उसको कहती हूँ गलती करता है तो सॉरी बोलो, तो उसको सॉरी बोलने में कितनी परेशानी होती थी पहले। तो मैंने बोला देखो मैं भी सॉरी बोलती हूँ जब मैं गलती करती हूँ, तो तुमको भी सॉरी बोलना आना चाहिए। मुझे लगता है ये एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये बाद में जाके सॉरी बोलना ये बच्चे को समझ आ जाए ना तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि उनकी ईगो कहीं अगर बच्चों की जो भी है एक समझ आ जाती है कि इट इज नॉट वी ऑल आर ह्यूमंस, गलती तो हम सबसे होती है, बट उसको एक्सेप्ट करना और फिर उसकी अपोलोजाइज करना भी बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन So Mona, I'll just interrupt. Parents जो जैसा बिहेव करेंगे बच्चे वैसा उसको एक्सेप्ट करेंगे. It is very important for a parent to say sorry, thank you, welcome. Contribute here. Yeah. मुझे यहाँ एक पॉइंट कहना है कि एज पेरेंट्स जब हम सारा अभी तो जितने पेरेंट्स देख रहे होंगे उनको बेचारों को बहुत घबराहट हो जाएगी. First thing that we also need to understand that we have to be compassionate towards ourselves. Children don't come with manuals कि instructions है ऐसे करके बच्चा पालना है और ये ऐसा ही बनेगा. हम जितने मर्जी रूल्स फॉलो कर लें वो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो हमने उनको नहीं सिखाया होगा. और मे बी I would say कि if I was not a good writer but my daughter is writing books, so doesn't mean कि I didn't know so she would also not learn. First is if we as you just said sorry, if we are self compassionate and we accept it कि okay बेटा मेरे से गलती हो गई, मुझे ये आपको नहीं कहना चाहिए था, and respecting them as adults, like I respect your decision, I validate it, that also gives a lot of boost and confidence to the child. Okay, mama can also be wrong. तो अगर जब आप कहोगे सॉरी कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए था या मैंने ज्यादा गुस्से में बोल दिया, तो नेक्स्ट टाइम बच्चा ऑटोमेटिकली खुद आके बोलेगा कि आई एम सॉरी मम्मा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था. सो दिस इज आई थिंक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू गिव देम रिस्पेक्ट. एक दो मेरे को फैमिलीज जानती है जहाँ पे वो कहते हैं कि पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, माँ बाप की बात बस सुननी होती है. So I completely differ from it. माँ बाप कोई भगवान होते नहीं है, ठीक है, वो भी इंसान होते हैं और वो भी गलतियां करते हैं. वो माँ बाप को खुद भी मानना चाहिए और बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि माँ बाप इंसान होते हैं. So दोनों गलतियां कर सकते हैं और दोनों सॉरी कह के अपनी अपनी मतलब गलती मान के सुलह कर सकते हैं. So ये ओनस दोनों के ऊपर है. As kids grow up they understand, but छोटे में नहीं समझते. तो यहाँ मुझे ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी लगता है कि माँ बाप गलती कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बेचारे कभी कोई गलती नहीं कर सकते. नहीं, बहुत करते हैं. इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम इंसान हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, एंड वी ऑल हैव आवर ओन स्ट्रगल्स. ऐसा नहीं है कि किसी की स्ट्रगल्स नहीं है. तो नॉर्मल जिंदगी में बहुत गलतियां होती है. मुझे लगता है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जहां अपॉलॉजी कर सकते हैं कर लेनी चाहिए अपॉलॉजी. वो थोड़ी सी हेल्प करती है आगे के लिए. बाकी let me go to the last question because we have exceeded the time. इस पैंडेमिक में हम लोग सारे लॉक्ड हैं अपने घर में और बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं. अब आई वुड लाइक डॉक्टर कटपलिया प्लीज सर कोई टिप्स दें जिससे कि लोग अपने इस मेंटल स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकें, इस स्ट्रेसफुल टाइम को कैसे निकाल सकें. थोड़े टिप्स दीजिए सर. टिप्स मैं हर जगह एक ही देता रहता हूँ. मेरे कुछ वीडियो आप लोगों ने देखे भी होंगे. तो एज ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कहो या जो भी कहो, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है, ये 4 फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. एक हमारा आचार, दूसरे हमारे विचार, तीसरा हमारा आहार और चौथा हमारा व्यवहार. ये 4 ऑल द 4 आर इंटरकोरिलेटेड विद ईच अदर, है ना. ये पेंडेमिक में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है,
ये आचार विचार व्यवहार और इन सब का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से जो फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है घर के अंदर। हम लोग कंपेल हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ रहे हैं, आज ये नहीं खाना है, आज वो खाना है, ये मुझे पसंद नहीं है ना। जब वो अपने वर्क प्लेस पे जाया करते थे तो शायद इस टाइप के कॉन्ट्रडिक्शन कम हुआ करते थे। विचारों में भी जो है बड़ी, आजकल आप देख रहे हो कि बेटा जो है वो लैपटॉप लेकर के बैठा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ काम कर रहा है, वही सवाल पेशेंस का, इसको सारा दिन यही लगा हुआ है, ये बस लैपटॉप लेके बैठा है सर, या तो ये टीवी देख रहा है या फिर ये जो है मोबाइल लेकर के बैठा है, इसको कुछ मतलब नहीं है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब वो आप बच्चे से बात करते हो तो बच्चा कहता है कि साहब मेरे पास लैपटॉप ही तो है, इसी के थ्रू ही तो मुझे अपनी एजुकेशन लेनी है, ये इंटरनेट ही तो मेरा आज का सबसे बड़ा दोस्त है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। तो बात वहीं के वहीं घूम फिर के आ जाती है। जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो ट्रस्ट बेस्ड हैं। सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। पेरेंट्स को बच्चों को समझना है, बच्चों को पेरेंट्स को समझना है। बच्चे अपने आप को ये ना सोचें, बात ये है यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, और कम्युनिकेशन ना होना जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा सफरिंग का रीजन बनता चला जा रहा है दिन भर। तो जब हम कम्युनिकेशन खोलेंगे, हम ये मानेंगे कि बच्चे की हमें सुननी है और बच्चे को पेरेंट्स की हमें सुननी है, तभी जाकर के मुझे लगता है ये इश्यूज जाके कुछ रिजोल्व होंगे। ईगो के ऊपर रजनी ने और मोना ने बहुत कुछ कहा, मुझे सिर्फ थोड़ी सी बात ये कहनी थी कि देखिए इसके ऊपर काफी स्टडीज हम लोगों ने कंडक्ट की। इसको हम कहते हैं कि सम पीपल आर टफ माइंडेड पीपल, अदर आर टेंडर माइंडेड, टू टाइप ऑफ पर्सनालिटीज आर देयर। इस पे मैंने काफी लंबा रिसर्च वर्क भी किया। एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो टफ माइंडेड लोगों की है, और ये बात भी सच है कि विद द इंक्रीमेंट ऑफ एज, ऑन्टोजेनेटिक लेवल के चेंज होने के साथ साथ जब बच्चा 2 साल का होता है तो काफी टेंडर होता है उसका माइंड। आप उसके अंदर जो भी चीज डालते हैं, इंकलकेट करते हैं, जो भी मैसेज उसे देते हैं, वो उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। वो 3 साल का होता है तो रिलेटिवली जो है ये उसको जो है मैसेज जो लेता है वो सिलेक्टिव कर देता है। पहले दिए हुए मैसेज पेरेंट्स के होते हैं, उनको वेल टेकन, लेकिन बाद में जब वो सिबलिंग्स के होते हैं या उसके अपने पीयर्स प्रेशर से आए हुए मैसेज होते हैं, उन आपस में सब में खिचड़ी बन जाती है और बच्चा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चे के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं उसकी ईगो का डेवलपमेंट भी होता है। यहाँ ईगो साइंटिफिक ईगो की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, डे टू डे लाइफ में हम लोग जो बात करते हैं, क्योंकि हमारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट में ईगो का डिफरेंट मीनिंग होता है, ये मेरे एक्सपर्ट्स फ्रेंड जानते ही हैं। तो डे टू डे लाइफ में कि बस मेरी चलनी चाहिए, मेरा होना चाहिए, उसकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और ये पर्सनैलिटी जो है आज हमें पेंडेमिक पीरियड में बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। इसको मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हैं, हमने तो इस पर कुछ प्रयास किया था कि लोगों के लिए हमने जो है ऑनलाइन कुछ वो खोले थे कि लोग जो है हमसे टॉक कर सकते हैं, फ्री सर्विसेज भी हमने दी लोगों को, क्योंकि वो लोग आपस में झगड़ा हस्बैंड वाइफ का बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चों के बीच में विवाद हो जाते हैं, और जो ऑलरेडी पेशेंट हैं, है ना, कई पेशेंट हैं, मेंटल पेशेंट हैं घर में, उनके लिए और भी ज़्यादा सफरिंग हो रही है। आज की डेट में आप देख रहे हो कितना बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स होती हैं। हमारे क्लिनिक में भी जहाँ 2 या 3 पेशेंट रोजाना आया करते थे, आज 15 से 20 कॉल मैं रिसीव कर रहा हूँ और उनको हैंडल करने में मुझे भी दिक्कत हो रही है। और जब मैंने इस सर्विस को फ्री कर दिया था तो वो इतनी ज़्यादा थी कि 100 से ज़्यादा कॉल हम रिसीव कर रहे थे। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि इस मेंटल हेल्थ इशू को ले करके हम सबको एज ए एक्सपर्ट और भी कॉमन लोगों को भी मिल करके मेंटल हेल्थ के लिए काम करना चाहिए। ये कॉमन सेंस से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये बात कही कि आप किसी के दुख को अगर सुन भी लोगे सिर्फ, है ना, जैसे हमारे क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग होती है,
क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग में बेसिक यही होता है, यू लिसन, एक्टिवली लिसन योर क्लाइंट। इफ यू विल लिसन योर क्लाइंट तो डेफिनेटली उसका आधा दुख तो वहीं खत्म हो जाएगा। और रेमेडी तो उसके अंदर खुद है, सॉल्यूशन तो उसके पास है, आपको उसी से सॉल्यूशन लेके उसी को दे देना है। आज वो टाइम आया है कि हमें लोगों को इस टाइप से मेरे हिसाब से मदद करनी चाहिए। अगर आप लोग हमारे इस मिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बूस्ट अप इंडिया इसी टाइप के काम मेंटल हेल्थ पे कर रहा है। और तो मोना जी के लिए मैं थैंक यू कहूँगा। ब्यूटीफुल सेशन, इतना बढ़िया आप लोगों ने यहाँ मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया, और इतने इंटेलिजेंट लोग। मैं एक मिनट रजनी जी से उनके नजरिया थोड़े से टिप्स ले लेते हैं। रजनी, मेंटल हेल्थ में जरा थोड़ा सा अपना भी नजरिया दो कि कैसे। सर ने जो कहा, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टाइम, पेंडेमिक, लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम था जहां पर पेरेंट्स और फैमिली कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, पेशेंस, एम्पैथी, ये सबको डेवलप कर सकते थे। इससे अच्छा टाइम मुझे नहीं लगता है कभी दोबारा मिलेगा किसी भी फैमिली को, बिकॉज आप एक छत के नीचे साथ हो। तो ये इम्पोर्टेंट था कि आप इस समय कैसी कैसी एक्टिविटीज प्लान करते ताकि आपके अंदर ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता। और इसके लिए जो हम बेसिक, जैसे इन योर सोल सूप हम जो करते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, योर थेरेपी, सोल थेरेपी कराते हैं, यू नीड टू हैव गुड फूड, हेल्दी फूड। अभी सब बाहर से ऑर्डर करना बंद कर दिए हैं। आपके फूड का इफेक्ट भी आपकी बॉडी पे बहुत होता है, हार्मोन्स लेवल, सिक्रीशंस पे बहुत होता है, आपकी मेंटल वेलबींग बहुत डिपेंड करती है। अभी सब हेल्दी खाना खा रहे हैं, मेनी पीपल आर डूइंग एक्सरसाइजेस। बेसिक टिप्स है जो सर ने बताया, उसके अराउंड कुछ टिप्स हैं जो अभी भी फॉलो करें तो बहुत चीजें। आपने हर चीज की लिमिटेशंस डेवलप कर देनी, सेट द बाउंड्रीज राइट। अगर सोशल मीडिया पे हो, आप घर पर हो अभी पेंडेमिक के टाइम पे, डिफाइन द टाइमिंग्स फॉर द चिल्ड्रन, डिफाइन द टाइमिंग फॉर द पेरेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, ग्लैमर, उसका इफेक्ट है बहुत डिफरेंट, और जब ये खुलेगा तो बहुत बुरी तरह निकल के आएगा। So you should have follow healthy diet, take care of your body, take breaks from watching TV, read lot, listen to. You should have a group activity at your home, at least every day, आधा घंटा सब एक साथ बैठ के बात करें, क्या आज किया, what was positive, what was negative, किस बात से आज आपको, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग जैसे सर ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप शेयर करेंगे आप केयर करेंगे बाय डिफॉल्ट। सो मेक टाइम फॉर योर वेरियस एक्टिविटीज, लर्न एक्टिविटीज जिसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं है फिर भी आप करो, क्या पता यू डेवलप समथिंग लाइक गार्डनिंग है, पेंटिंग है, रनिंग है, कुकिंग है, क्लीनिंग है। इनडायरेक्टली यू आर मेकिंग किड्स लर्न वेरियस स्किल्स आल्सो ड्यूरिंग दिस टाइम। और जब आप इंगेज रहते हो तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, which will not be there, and the engagement level will be very higher. Talk with the people you are confident, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप उनसे कॉल पे बात करो या सामने बात करो। बट ये सब कुछ बेसिक एक्टिविटीज हैं जो which you can plan for 16 hours of the day, because 18 hours you sleep or 9 hours you sleep and do other activities, but 16 hours में you can well define your routine. And parents के लिए बहुत important tips है कि अपने रूटीन और अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को डेवलप करें और align it with the child's timing, which is very important. जैसे हम बचपन में करते हैं, when a child is born, माँ बच्चे के साथ सोती है, माँ तभी खाती है जब बच्चा, तो why don't you align your, because अभी everything is mostly people are work from home, so utilization of this time for your mental well-being, not only for yourself but for entire family, is equally important. So मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं, और लाइफ जैसे कहा सिंपल है, बेसिक चीजें ही एक्चुअली लाइफ में चलती हैं। अगर ये पेरेंट्स कर लें और बच्चे कर लें तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम and can be utilized in the best way actually. So that's all from my side, and thank you Mona for calling and inviting us and making meet Dr. Katpalia with me, and his thoughts are really amazing, and Indu also. It's really worth sharing and learning. Absolutely. I thank you Dr. Katpalia, आपके सर कितना इंसाइट दिया आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रजनी, your insights were too good, and I'm sure
तो सबने इतना अच्छा टेक अवे मिला होगा सबको. And Indu had just left. I think she had another session, but I'm so thankful for Indu, you, Dr. Katpalia, for being a part of this panel discussion. और इतने सारे takeaways सबको मिले हैं. I'm sure they must be benefiting from it. I work and do a basically एक मैं संतुलन करके वर्कशॉप करती हूँ जो कि कपल डिफरेंसेस के ऊपर है कि अंडरस्टैंड कर सकें घर में जो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरों का बेटर अंडरस्टैंड कर सकें. तो अगर किसी को पता करना है तो दे कैन मैसेज मी अबाउट दिस संतुलन वर्कशॉप एज वेल. एंड great to have, and thank you all the people who are watching, and thank you for the panelists for the lovely discussion, and I'm so grateful to all of you, and thank you so much. Okay, bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Indu. Mona, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.